be aware of it is a cuts your popularity be aware of your ego. It is a double-edged sword. Double-edged sword. It cuts your popularity outward, and purity inwards. It cuts your outward popularity and inward purity. कहने का मतलब ये है, it cuts your popularity outward and purity inward. यानी अहम यानी अहंकार. दो धारी तलवार है, इससे सचेत रहिए. अहंकार एक दो धारी तलवार है, इससे हमेशा सचेत रहिए. अहंकार एक दो धारी तलवार से हमेशा सचेत रहिए. यह व्यक्ति के बाह्य ख्याति को या प्रसिद्धि को समाप्त करता है तथा उसके अंदर की शुद्धता को भी समाप्त करता है. प्योरिटी तथा उसके अंदर की शुद्धता को भी समाप्त करता है. तो बाहर और अंदर दोनों तरह से नुकसान करता है अहंकार या अहम जिसे कहते हैं. यह बाहर की ख्याति तथा अंदर की शुद्धता को समाप्त करता है. चलिए हम आते हैं एनएसक्यूएफ. तो एनएसक्यूएफ में आपने डिस्कस किया था. एनएसक्यूएफ क्या होता है, डिफिनेशंस उसकी है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किस तरह से कब कैसे क्या इसका इंडिया में कब शुरू हुआ और बाहर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरे कंट्रीज में क्या इसके स्कोप क्या है. तो ये हमने डिस्कस किया था. अब हम इससे आज आगे चलेंगे. इसका इंपॉर्टेंस क्या, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और देन इसके लेवल्स डिफरेंट क्या है, लेवल्स को कैसे किया जाता है. तो ये प्रोसेस हम आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इसमें है इंपॉर्टेंस. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है. सो एनएसक्यूएफ क्या करता है. NSQF changes the concept from input-based learning to output-based driven learning.
main advantage are, sorry, the main importance are, वो कर दीजिए। इसके बाद एक दो तीन पॉइंट इसमें लिख देते हैं। NSQF changes, yes कर दे यहाँ। NSQF changes the concept input based learning to output based competency driven learning. The main importance of NSQF, हिंदी में आप लिख लें NSQF सीखने को, NSQF सीखने को से निर्गत, आगत मतलब इनपुट बेस्ड और निर्गत मतलब आउटपुट बेस्ड। तो आगत से निर्गत NSQF सीखने को आगत से निर्गत बनाता है, आगत से निर्गत बनाता है, जो दक्षता आधारित होता है। आगत से निर्गत बनाता है जो दक्षता आधारित होता है। इसका निम्न महत्वपूर्ण कार्य है। तो एक दो पॉइंट इसमें हम लिख लेते हैं। पहला आप लिख ले, इट चेंजेस द concept training provider to user of it. It changes the concept. It changes the concept. It changes the concept from training provider to user of it. यानी प्रशिक्षण प्रदाता की अभिधारणा को, प्रशिक्षण प्रदाता की अभिधारणा प्रशिक्षण का उपयोग करने की अभिधारणा में परिवर्तित करता है। प्रशिक्षण को उपयोग करने की अभिधारणा में परिवर्तित करता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स यानी टीचर जो कि प्रदाता है, जो ट्रेनिंग देता है, टीचर अपने को ट्रेनिज की जगह रख के देखे कि ट्रेनिज जब पढ़ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या कमियां उसमें होती हैं, क्या उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों वो सीख नहीं पाता है। तो यूजर का मतलब यह हुआ कि हम प्रशिक्षण प्रदाता की जगह उसको एज ए यूजर देखें, यानी ट्रेनिज की जगह बैठ के देखें कि जो हम ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं क्या वो प्रभावी है, जिसके लिए प्रदान किया जा रहा है, जिस फैक्ट, जिस नॉलेज, जिस स्किल, जिस कॉम्पिटेंसी के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, क्या वह विद्यार्थियों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कहां कमी है, उसको कैसे परिवर्तित किया जाए। तो ये जब कंसेप्ट होता है कि एट द प्लेस ऑफ द यूजर्स, तो वही इंपैथी और सिंपैथी का जो कंसेप्ट है कि एक सहानुभूति दिखाना कि नहीं यार आपको दर्द हो रहा है, दूसरा ये कि नहीं देखते हैं कितना दर्द हो रहा है, तो वो इंपैथी होता है। तो वही कंसेप्ट है, एनएसक्यूएफ कहता है कि आप एज ए यूजर देखिए कि कहां कमियां हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है। दूसरा ये क्या हो गया,
what will be offered by any course how एसक्यूएफ में प्रोविजन पाथ है, एक जगह से दूसरे में आप चेंज कर सकते हैं। उससे लर्नर कैन क्लियरली सी व्हाट विल बी ऑफर्ड बाय कोर्स, व्हाट विल बी ऑफर्ड बाय एनी कोर्स, सॉरी, व्हाट विल बी ऑफर्ड बाय एनी कोर्स एंड हाउ इट विल लिंक टू द अदर कोर्स। अच्छा सॉफ्ट मिलता है, सीएससी आ गया था। तो दूसरे में आप लिख लें कि विद्यार्थी स्पष्ट रूप से यह देख सकता है कि विद्यार्थी स्पष्ट रूप से यह देख सकता है कि को किसी भी कोर्स से या किसी भी प्रशिक्षण से उसे क्या प्राप्त होगा, किसी भी प्रशिक्षण से उसे क्या प्राप्त होगा, और यह पाठ्यक्रम किसी अन्य पाठ्यक्रम से किस प्रकार जुड़ा है, किसी अन्य पाठ्यक्रम से किस प्रकार जुड़ा है, हाउ इट इज कनेक्टेड टू द अदर, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिख दिए, द इम्प्रूवबिलिटी and credibility of training providers will benefit to the employer and learner. The improved accountability and credibility of training provider will benefit to the employer and learner. प्रशिक्षण प्रदाता की जवाबदेही और विश्वसनीयता में, प्रशिक्षण प्रदाता की जवाबदेही में सुधार होने से और विश्वसनीयता में सुधार होने से नियोक्ता, एम्प्लॉयर, नियोक्ता और सीखने वालों को लाभ होता है, नियोक्ता और सीखने वालों को लाभ होता है, नियोक्ता और सीखने वालों को लाभ होता है, नियोक्ता और सीखने वालों को लाभ होता है। ये और लिख दे लास्ट, दी NSPF improve the process of vocational training, providing access to
The NSQF improved the process of vocational training by providing access to higher education. By providing access to higher education. To higher education. यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण में NSQF द्वारा सुधार करके उच्च शिक्षण प्राप्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये है जो इंपॉर्टेंस है, मेन इंपॉर्टेंस है कि NSQF के द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है वो देखते हैं कि क्या कमियां हैं और उसको कैसे दूर किया जाए। और आजकल आप देखें, आपके कोर्स में आप अपना सिलेबस देखें, NSQF अलाइन सिलेबस है, उसमें प्रोग्रेशन पाथ दिया रहता है कि भाई इसके करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यानी व्हाट इज द लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम यानी क्या करने में आप, यानी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आपका क्या होगा, असेसमेंट आपका क्या होगा, एंड उसमें दिया है। जैसे आप अपना सिलेबस खोलें, का CTS का सिलेबस खोलें, उसमें भी देखें प्रोग्रेशन पाथ दिया है कि इस कोर्स को करने के बाद ये हायर कोर्स कर सकते हैं, या इस कोर्स को करने के बाद आप, जैसे उसमें दिया है आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मतलब टीवी और रेडियो स्टेशंस हैं, या दूसरे रिले सेंटर्स हैं, कम्युनिकेशंस के जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, तो वहां उन फैक्ट्रियों में आपको असेस मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। तो एक प्रोग्रेशन सेक्टर्स बताए गए हैं, अलग अलग सेक्टर, इसके करने के बाद आप कहां, हर सिलेबस में। तो ये NSQF का मेन एडवांटेज है कि किसी कोर्स में ज्वाइन होने से पहले आप देख सकते हैं कि भाई इस कोर्स के करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा। चाहूंगा तो किस किस सेक्टर में मुझे जॉब मिल सकती है, तो वो उसमें क्लियरली डिफाइंड होता है NSQF में। ये मेन एडवांटेज है NSQF का। चलिए अब हम आते हैं नीड क्या है, नीड ऑफ NSQF, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। नीड ऑफ NSQF की आवश्यकता। NSQF की आवश्यकता क्यों डिस्कस करेंगे, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पूरा NSQF का क्या मतलब, एक तरह से कहें सार तो मिल जाएगा। और स्पेशली वोकेशनल बहुत इंप्रूव हुआ है, ऐसी बात नहीं है, NSQF आने के बाद काफी इंप्रूव हुआ है। तो ये है, तो पहला हम वही से शुरू करेंगे, प्रोग्रेशन पाथ progress is not clear or available especially in vocational training, the horizontal and vertical mobility,
find the NSQF make the progression path ये मेन इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो प्रोग्रेशन पाथ फॉर लर्निंग एंड प्रोग्रेस PROGR progress is not clear or available especially in vocational training. The horizontal and vertical mobility are not defined. The NSQF makes the progression path transparent. हो गया, लिखिए आपने इसको आप लिख ले कि विशेष रूप से या मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण में सीखने और प्रगति का पाथ या तो उपलब्ध नहीं होता है या अस्पष्ट होता है नॉट क्लियर। या तो उपलब्ध नहीं होता है या अस्पष्ट होता है। इसमें फुल स्टॉप के बाद लिख लें, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्व गति, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता दर्शाई नहीं जाती है। NSQF इस प्रगति पथ को पारदर्शी बनाता है। इस प्रगति पथ को पारदर्शी बनाता है। यानी ITI करने के बाद जो उन्होंने किया है तो उसके बाद आपके ट्रेड में आगे क्या स्कोप है क्लियर ही नहीं है। पहले कुछ था ही नहीं कि आपने ITI कर लिया तो जॉब करिए, कुछ करिए, बट अब एक प्रोग्रेशन पाथ इसका बना दिया गया है कि ITI कर लिया है आपने जिस ट्रेड में तो आपको यहाँ फैसिलिटी मिल सकती है। यानी हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेशन भी हो सकता है कि उसी के समकक्ष कोई दूसरा स्किल्ड कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर हायर आप जाते हैं तो वहां आपको क्रेडिट मिलता है कि ठीक है आपने 2 साल ITI किया है तो वहां 6 महीने या साल भर का आपको क्रेडिट मिलेगा, रिबेट मिलेगा। तो वो फैसिलिटीज NSQF मेक इट ट्रांसपेरेंट कि कहां कहां आप जा सकते हैं। तो वो हम आगे आएंगे भी डिस्कस करेंगे कैसे ये होता है। दूसरा इसमें आप लिख लें, टिल नाउ द learning is completely completely L नहीं होगा, completely input based। The NSQF is output competency based approach in which
in which each level are defined in terms of learning outcome. Learning outcome. The job role for each level of NSQF is ascertained with the industries pro sector skill council. डिटेल्स बट ठीक है, कभी आप पढ़ेंगे तो एनएसक्यूएफ का एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वो कर ले। तो टिल नाउ द लर्निंग इज कंप्लीटली इनपुट इनपुट बेस्ड. द एनएसक्यूएफ इज आउटपुट कंपिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन विच ईच लेवल आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम. ये बीच में एक फुल स्टॉप नहीं है, लर्निंग आउटकम एक ही साथ होगा. लर्निंग आउटकम. द जॉब रोल फॉर ईच लेवल ऑफ is ascertained with the help of industries through sector skill council. हिंदी में आप लिख लें कि अभी तक शिक्षण की व्यवस्था यानी इनपुट बेस्ड आगत आधारित थी, लेकिन एनएसक्यूएफ दक्षता निर्गत दक्षता आधारित निर्गत तंत्र बनाता है जिसमें इसके सभी स्तर सीखने के परिणाम के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है. फुल स्टॉप. प्रत्येक स्तर के भूमिका के लिए प्रत्येक स्तर के कार्य भूमिका यानी जॉब रोल. प्रत्येक स्तर भूमिका के लिए उद्योगों की सहायता से आवश्यक मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाता है. की सहायता से आवश्यक मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाता है. अभी हम आगे आएंगे. एनएसक्यूएफ का जो लेवल है, पहले भी मैंने बताया था आपको 2-3 महीना पहले जब फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे. तो एनएसक्यूएफ के जो भी लेवल है वो यानी लर्निंग आउटकम है.
यानी अब जो सिलेबस बनता है, सिलेबस का जब ड्यूरेशन डिसाइड हो जाता है कि ये 2 साल का सिलेबस है, 6 महीने, साल भर के, तो फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम डिसाइड होता है कि इस प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा, क्या समझने में सक्षम होगा। ये लर्निंग आउटकम है, क्या कहने में, क्या करने में और क्या समझने में, इसमें है। तो वो पहले डिसाइड होता है। जैसे आपके ट्रेड में CITS का जो ये ट्रेड है, इसमें 24 है लर्निंग आउटकम, तो 24 लर्निंग आउटकम है के आधार पर फिर वो 2 साल में उन्हें डिसाइड किया गया है। हर लर्निंग आउटकम में प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल है, तो यानी जो कितना ज्ञान चाहिए और कितना आपको दक्षता चाहिए। अब दक्षता के लिए कितना समय है, तो उसके प्रोफेशनल स्किल एलिमेंट है, प्रोफेशनल नॉलेज एलिमेंट है। नॉलेज एलिमेंट जो आपको थियरी में पढ़ाया जाता है, स्किल एलिमेंट जो प्रैक्टिकल में, तो फिर वो डिसाइड होता है। और अल्टीमेटली ये क्या है, ये नॉलेज एलिमेंट और ये स्किल एलिमेंट किसके पार्ट है, लर्निंग आउटकम को एलिमेंट, और यही स्किल एलिमेंट ये आपका परफॉर्मेंस मानदंड क्या होता। इतना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि CITS करने के बाद आप क्या क्या करने में सक्षम होंगे, क्या क्या कहने में सक्षम होंगे और क्या क्या समझने में सक्षम होंगे। ये लर्निंग आउटकम हो गया। और तो प्राप्त कर लिया कि नहीं जो हम चाहते थे, तो प्रशिक्षण के अंत में आपका एक टेस्ट होगा। उसके लिए उस टेस्ट कैसे टेस्ट होगा में दिया है, वो भी आपके टेस्ट में असेसमेंट क्राइटेरिया, तो असेसमेंट क्राइटेरिया भी दिया है कि टेस्ट कैसे लिया जाए। किसी भी लर्निंग आउटकम को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, और उस पर कि आपने प्राप्त कर लिया या नहीं, उसका प्रशिक्षण असेसमेंट क्राइटेरिया। तो ये एक लिंक है, लर्निंग आउटकम, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, असेसमेंट क्राइटेरिया। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, मिनिमम लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए टास्क। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो कम से कम ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है, उसे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कहते हैं। उससे ज्यादा आपके पास अच्छी बात है, बट जैसे पास होने के लिए 40% मार्क चाहिए या 50% मार्क चाहिए, तो वो आपका मिनिमम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो गया, वो मिनिमम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो गया। और उस मिनिमम प्राप्त किया है या नहीं किया है, कैसे पता चलेगा, तो असेसमेंट है, टेस्ट लिया जाएगा आपका होगा। टेस्ट के लिए भी एक तरीका है, आप एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 देखें, NSTF का जो टेस्टिंग का एनेक्सर 2 में है कि आपका मैनर्स, हाउसकीपिंग, क्लोथिंग, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, सभी पे 2-2, 1-3, 3-3 ऐसे करके पूरे मार्क्स को डिवाइड किया है, पूरे डिवाइड कर दिया है। तो इसलिए ये पूरा एक आउटपुट बेस्ड सिस्टम है, क्लियरली सिस्टम है, इनपुट बेस्ड नहीं। हर पॉइंट्स पर है, हर पॉइंट्स पर जो भी सिलेबस आपका बनाया गया है, तो स्किल को करने से आपको क्या मिलेगा, आगे इसका क्या उपयोग होगा, इन सबको ध्यान में रख के ये आज का जो सिलेबस है, ये इसे हम कहते हैं आउटपुट बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड या लर्निंग आउटकम बेस्ड सिलेबस आप कह सकते हैं। तो वो इसका मेन है। चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा है इन इंडिया जनरल एजुकेशन, या टेक्निकल एजुकेशन आप कह लें, एंड टेक्निकल एजुकेशन, ऑपरेटिंग as to
distinct vehicles with little or no interaction ensure between them to ensure mobility, from general to vice versa. NSQF make the qualification both field ये मेन कहिए आवश्यकता थी इसकी। जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जो कमेटी बनी थी इंटर डिपार्टमेंटल, तो उसमें आवश्यकता थी ये था इन इंडिया जनरल एजुकेशन एंड technical educations are operating as two distinct verticals with little or no interaction between them to ensure mobility from general to technical education and vice versa. NSQF make the qualification of both fields transparent. इसको आप लिख लें। भारत में सामान्य की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दो अलग अलग स्तंभ के रूप में संचालित होते हैं। दो अलग अलग स्तंभ के संचालित होते हैं जिनमें आपसी संबंध नगण्य होता है। जिनमें आपसी संबंध नगण्य होता है। नगण्य यानी बिल्कुल नहीं, न के बराबर नगण्य होता है। सुन ले रहे आप, थोड़ा से ज्यादा आप कह लें। सुने तो नहीं कहेंगे तो सुनने में बोलता फिर नगण्य मतलब ना के, इसे लिखा ना बहुत कम होता है, लेस या मिनिमम होता है, तो हाँ बहुत ही कम। फुल स्टॉप के बाद आप लिख लें सामान्य शिक्षा से तकनीकी शिक्षा में जाने या वापस आने का कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य शिक्षा से तकनीकी शिक्षा में जाने या वापस आने का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस स्टॉप के बाद लिखे NSQF इस गतिशीलता को बनाए रखने
बनाए रखने के लिए दोनों क्षेत्रों के योग्यताओं को, दोनों क्षेत्रों की योग्यताओं को पारदर्शी बनाता है। दोनों क्षेत्रों की योग्यताओं को पारदर्शी बनाता है। There is lack of uniformity. थोड़ा सा तेज चले। Lack of uniformity. Lack of uniformity among various qualification imparted different part of the country. It causes problem in deciding the equivalency, in deciding the equivalency between the, in deciding the equivalency, in deciding the equivalency of certificate which in turn hamper the employment opportunity of the learner. There is lack of uniformity among various qualifications imparted at different part of country. It causes deciding the equivalency of certificates, which in turn hamper the employment opportunity of the learners. ये अक्सर होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, यहीं पे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, डिग्री लेवल, डिप्लोमा लेवल या सर्टिफिकेट लेवल, ITI लेवल पे सबका अपना क्यूरिकुलम होगा, सबका अपना ड्यूरेशन होता है, सबका अपना कंटेंट होती है, सबका अपना टाइटल भी अलग अलग होता है। अब जब हम उसका किसी जॉब के लिए या किसी ट्रेनिंग, जैसे CITS में ऑल ओवर इंडिया से आते हैं बच्चे, तो अब वो कहां से डिप्लोमा किया है, पहले मैंने आपको बताया था, ऐसे केसेस अक्सर होते हैं, तो हम उसकी इक्विवेलेंसी नहीं, ये हमारा जो कोर्स है उसकी जो क्वालिफिकेशन है और इस एप्लीकेंट ने जो क्वालिफिकेशन किया है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्या ये एलिजिबल है या नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। बट NSQF में ऐसा नहीं है। इसको का हम देंगे NSQF लेवल 4, NSQF लेवल इसे किए हूं, NSQF लेवल 5 अगर आपके सर्टिफिकेट में है तो यू आर एलिजिबल, NSQF लेवल 4 है तो सॉरी, तो उसमें आज नहीं जा रहा, ठीक है। NSQF लेवल 4 है, 5 इसको थोड़ा इधर, एक मिनट बस, ठीक हो जाएगा। इतने भी यहां तक है ना, मुझे इधर ही खड़ा होना पड़ता है जिससे आप लिख सके। बंद तो नहीं हो गया, ठीक चल रहा है। तो ये अब NSQF ये इस समस्या का समाधान हो गया कि हमें अब तो आप देखें जॉब में भी अब आता है कि इस ये क्वालिफिकेशन NSQF लेवल दी, से कोई मतलब नहीं। NSQF लेवल हमें 5 चाहिए, तो 5 लेवल है, अगर कोर्स आपने किया है और पास किया सक्सेसफुली, सर्टिफिकेट है, तो यू आर एलिजिबल। तो
ये मेन इसका क्राइटेरिया। इसमें आप लिख ले कि भारतवर्ष के विभिन्न भागों में, भारतवर्ष के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में चलने वाले पाठ्यक्रम की योग्यता में, चलने वाले पाठ्यक्रमों की योग्यता में समरूपता नहीं होती है। चलने वाले पाठ्यक्रमों की योग्यता में समरूपता नहीं होती है, जिससे किसी भी कार्य या प्रशिक्षण के लिए, जिससे किसी भी कार्य या प्रशिक्षण के लिए इनकी समतुल्यता निर्धारण करने में, इनकी समतुल्यता निर्धारण करने में परेशानियां, जो विद्यार्थी के रोजगार के अवसर को प्रभावित करती है। इनके समतुल्यता को निर्धारित करने में परेशानियां आती हैं, जो विद्यार्थी के रोजगार के अवसर को प्रभावित करती है। फुल स्टॉप के बाद लिख लें कि एनएसक्यूएफ में सभी योग्यताओं का एक निश्चित स्तर होता है। सभी योग्यताओं का एक निश्चित स्तर होता है। सभी योग्यताओं का एक निश्चित स्तर होता है, जिससे इस समस्या का समाधान हो जाता है। जिससे इस समस्या का समाधान हो जाता है। जिससे इस समस्या का समाधान हो जाता है। अगला पॉइंट आप लिख ले, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपुल there are majority of people who has acquired skill informally, do not have formal certificate to attest it. The competency based NSTF for this section of people. ये आरपीएल का भी इसी से जन्म हुआ है। तो there are majority of people who has acquired skill informally, but do not formal certificate to attest it. The competency based NSTF provide the competency based NSTF provide RPL for this section of people. So, इसमें आप लिख ले ऐसे बहुत से लोग हैं जो औपचारिक तरीके से, ऐसे बहुत से लोग हैं जो औपचारिक तरीके से दक्षता प्राप्त कर लेते हैं,
दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इस दक्षता को प्रमाणित करने के लिए उनके पास होता है प्रमाण नहीं होता है। फुल स्टॉप। दक्षता आधारित एनएसक्यूएफ, उनकी सीख को दक्षता आधारित एनएसक्यूएफ उनकी सीख को पहचान प्रदान करते हुए प्रमाणन की व्यवस्था करता है। प्रमाणन की व्यवस्था यानी प्रमाण प्राप्त की प्रमाणन की व्यवस्था करता है। अगला पॉइंट आप लिख लें, इट अलाउ, तो 2-3 पॉइंट और है। इट अलाउ द लर्नर to leave education domain join some industry to get relevant experience and then come back and then again come back to gain skill for employment. तो इसे कहते हैं एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, जो एनएसक्यूएफ में है और में आपको नहीं मिलेगी। इट अलाउ द लर्नर टू लीव एजुकेशन डोमेन एंड ज्वाइन सम इंडस्ट्री टू गेट रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड से बाद कमा कर दे एंड हटा दे, देन अगेन कम बैक टू गेन हायर, HIGHER, हायर स्किल फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में आप लिख ले, यह विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करता है कि यह विद्यार्थियों की इस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है कि वह शिक्षण छोड़कर किसी उद्योग में अनुभव प्राप्त करने के लिए कार्य करे, वह शिक्षण छोड़कर किसी उद्योग में अनुभव प्राप्त करने के लिए कार्य करे, एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित कार्य करे, अनुभव प्राप्त करने के लिए कार्य करे और एक निश्चित अवधि के बाद पुनः शिक्षण परिवेश में आकर, एक निश्चित अवधि के बाद पुनः शिक्षण परिवेश में आकर उच्च दक्षता
उच्च दक्षता, पुनः शिक्षण परिवेश में आकर उच्च दक्षता उत्तम रोजगार के लिए, उच्च दक्षता उत्तम रोजगार के लिए प्राप्त करेगा। पूरे को उच्च, अच्छा वही यह विद्यार्थियों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है कि वह शिक्षण किसी उद्योग में अनुभव प्राप्त करने के लिए बाद पुनः शिक्षण परिवेश में वापस आकर उच्च शिक्षा उत्तम रोजगार के लिए। नहीं, आरपीएल दूसरी जगह भी हो सकता है। अभी आपको टीपी में जाइए, ये जो मतलब मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, रोड पे जो मैकेनिक्स होते हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल करके वो उनके बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं होती है, तो इसके लिए एनएसडीसी ने जो एक टीपी अलग अलग है, कहाँ है मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो कोड तो सबका है, वो तो आप जाएंगे तो सबका एक कोड है, वो सेक्टर वाइज उन्होंने कोड बनाया है ना। आरपीएल तो एक जनरल टर्म है यहाँ ना, लेकिन अभी 50 के आस 40 45 46 सेक्टर्स हो गए हैं, तो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर 10 या 15 टर्मिनोलॉजी जो इसकी यूज होती है वो बताऊंगा। हाँ, उसके लिए कोड वर्ड वो अलग अलग यूज करते हैं, ड्राफ्टिंग होते हैं, स्किल ड्राफ्टिंग या स्किल, हाँ टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेके फिर उनको करते हैं, उसको तो इसको हम करते हैं स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, स्किल डेवलपमेंट या उसको एमईएस भी कहते हैं, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल। ये तो पहले 2000 चैप्टर में 2007 में एमईएस और जो मॉड्यूलर स्कीम जैसे मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्कीम या स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एसडीआई स्कीम, ये डीजीटी ने ही शुरू किया था 2007 में। नहीं, एग्जाम होता था नहीं, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि कौन देता है कौन नहीं देता है, बट अभी एनएसटीएफ के अनुसार सबको देना है, ऐसा है कोई मना नहीं कर सकता कि हम नहीं डिबेट देंगे। अगर किसी से उसको सर्टिफिकेट है, तो अगर असेसमेंट हुआ है, पास हुआ है, सर्टिफिकेट है, तो कोई डिपार्टमेंट चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हो, कोई मना नहीं कर सकता उसको। ये तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, तो उसको कैसे मना करते। डीजीटी ने अपना वो किया था, तो केवल डीजीटी का ही था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो नहीं था। हाँ 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 बिल्कुल, ये उसके लिए। अरे आपको यहाँ देखिए, आंध्रा में केरला में, इवन नर्सिंग में जो नर्सेस गल्फ कंट्रीज में है, उसने सब आरपीएल किसी हॉस्पिटल में 1 साल 2 साल करती हैं, उसके बाद आरपीएल से वो सर्टिफिकेट या बैचलर इन नर्सिंग का, और फिर उसके बाद वो गल्फ में जाते हैं, और गल्फ में मैक्सिमम जरूरी नहीं कि उन्होंने रेगुलर कोर्स किया हो, तो ये तो बहुत पॉपुलर कोर्स है आरपीएल वाला भी, और ये सब एनएसडीसी के थ्रू होता है। यहाँ नहीं है, उत्तराखंड में बहुत कम है, उत्तराखंड में तो मैंने देखा नहीं किसी कोई आरपीएल कराता हो, बट साउथ में मैक्सिमम। साउथ में आपको सीआईटीएस नहीं मिलेगा, बट ये आरपीएल बहुत मिलेगा, स्पेशली हैदराबाद में, केरला में, और हाँ जगह और भी है, तो जहां से मतलब गल्फ में ज्यादा लोग जाते हैं, तो हाँ साउथ के लिए उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। आपको लगता है इसी मतलब मुझे रह गए, जैसे इन्होंने कहा गल्फ कंट्री का मेजोरिटी ऑफ, अगला पॉइंट आप देखिए, बस 1-2 पॉइंट और है। मेजोरिटी ऑफ इंडियन क्वालिफिकेशन, majority of Indian qualification are not recognized
Hence, student moving abroad have undergo additional course of that country the NSQF is in the process of Indian qualification in the process of aligning Indian qualification as per multilateral agreement. Agreement. तो ये है the majority of Indian qualifications are not recognized by different countries. Student moving abroad have to undergo additional courses of that country. The NSQF is in the process of aligning Indian qualification as per bilateral or multilateral. बहुत पहले 2014 की बात है, मैं जब दिल्ली में था, टीटी सेल में था उस समय, तो दुबई से या कहीं किसी गल्फ कंट्री से मेरे पास फोन आया था. वो पूछ रहा था मुझे ये जो एनसीवीटी क्या होगा. कोई लड़का गया होगा एनसीवीटी, आईटी एनसीवीटी, उसके पास सर्टिफिकेट, तो वो मुझसे पूछ रहे थे वो डीजीटी को फोन किया होगा, डीजीटी से फिर वो हमारे डिपार्टमेंट में आ गया, टीटी सेल में आ गया, फिर एनसीवीटी का क्या होता है, एग्जाम के बारे में पूछा तो आ गया. फिर मैंने उसको डिटेल्स बताया, फिर वो बताया ये क्वालिफिकेशन है, ये है, क्या वैलिड है. मैंने बोला हाँ ये वैलिड है और यहाँ से इशू हुआ है उसका ये. तो उस समय तो ये नहीं था कि ऑनलाइन हो. हाँ बहुत जगह नहीं मान रहे हैं, तो सही बात, बहुत जगह नहीं मान रहे हैं, बट बहुत जगह क्योंकि अगर मान लेंगे तो फिर जो उनके यहाँ बच्चे कोर्स करते हैं और कोर्स की जो वो लाखों में फीस लेते हैं तो वो उनको लॉस हो जाएगा. जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ब्रिटेन हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया हुआ, एग्री तो करते हैं कि हाँ ठीक है ये क्वालिफिकेशन आपकी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा. जो भी अलग अलग है, जैसे आप मास्टर के लिए उन्होंने 2 साल रखा है. डिग्री करके जाए तो 2 साल की एक मास्टर डिग्री करना, डिप्लोमा करके जाएंगे तो आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा. आईटीआई करके जाएंगे ब्रिज कोर्स है, और 3 महीने के ब्रिज कोर्स भी 2-2.5 लाख का वो कम से कम इंडियन करेंसी में होता है. हाँ, इवन तो न्यूजीलैंड देखिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड सभी कंट्रीज है, क्योंकि उनका एक सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इनकम है. लाखों लाख जा रहे हैं अमेरिका, देखिए 20 लाख 30 लाख हर साल यहाँ से जा, अगर वो फ्री कर देंगे तो फिर उनके इकोनॉमी पर असर पड़ेगा. तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स है. नहीं किसी की फील्ड में जाए, वो इस क्वालिफिकेशन को आपको डिनाई नहीं, पहले तो डिनाई कर देते थे, आपको पूरा करना पड़ेगा, अब उसको डिनाई नहीं करते, बट वो हायर स्किल के नाम पे कि आपको इस फील्ड में काम करने के लिए एक हायर स्किल चाहिए, एक तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए आपको इसके बाद 1 साल या 2 साल का ये कोर्स करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फीस देना. तो उसका थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया है उन्होंने, पैसे लेने के लिए, बट वो करते तो हैं. इंडिया में बाहर से कहाँ आते हैं, बहुत कम आते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया से अगर कोई एजुकेशन कोई आता है तो वो दे देते हैं. हाँ, नेपाल के बच्चे
यहाँ जो आईआईटी में आते हैं या दूसरी जगह आते हैं तो जो अपना कोर्स है, अपनी फीस है गवर्नमेंट की, वो देना पड़ता है। जो एनआरआई सीट पे आते हैं, एनआरआई सीट पे भी आते हैं, तो उनका पेमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। जो जैसे आईआईटी में या फिर एम्स में आते हैं या फिर मैनेजमेंट वाले में है, आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल में आते हैं, तो उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, तो एनआरआई कोटा उसको बोलते हैं। हाँ, वो उनका पेमेंट्स का उसका उनका। चलिए, मेजोरिटी इसमें आप लिख लें, ज्यादातर भारतीय योग्यताएं विदेशों में मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं। ज्यादातर भारतीय योग्यताएं विदेशों में मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, विदेशों में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। अतः उन देशों में जाने वाले विद्यार्थियों को अलग से एक नियमित समय का प्रशिक्षण करना पड़ता है। अलग से एक नियमित समय का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। एक नियमित समय का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। भारतीय योग्यताओं को विदेशी मानकों के अनुसार संरेखित करने के लिए एनएसक्यूएफ भारतीय योग्यताओं को विदेशी मानक के अनुसार संरेखित करने के लिए द्विपक्षी या बहुपक्षी सहमति पत्र का उपयोग करता है। क्रेडिट अकुमुलेशन बताया था। क्रेडिट अकुमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम is integrated in NSQF. It helps the learner to get access. It helps the learner to get access to any higher education. Using progress pathway. Credit accumulation and transfer system is integrated in NSQF. It helps the learner to get access to any higher education using progress pathway. इसमें आप लिख लीजिए कि पूर्व शिक्षण का संचय और स्थानांतरण
और स्थानांतरण की प्रक्रिया, संचय और स्थानांतरण की प्रक्रिया एनएसक्यूएफ में एकीकृत है। एनएसक्यूएफ में एकीकृत है, इंटीग्रेट एनएसक्यूएफ में एकीकृत है, एनएसक्यूएफ है जिसका उपयोग करके विद्यार्थी प्रगति पथ के माध्यम से उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। प्रगति पथ के माध्यम से उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। लास्ट पॉइंट आप लिख लें, दी क्वालिफिकेशन by various institutes recognized through regulatory of states regulatory bodies, regulatory bodies of state. These qualification will now be defined in terms of competency level, and accordingly map to specific level. Then it is also entered in National Qualification Register. National Qualification Register. The qualification provided by various institutes or the regulatory bodies of states, this qualification will now be defined in terms of competency and accordingly mapped to the specific NSQF level. Then it is also entered in the National Qualification Register. Then it is also entered. अब लिख दें कि बहुत से संस्थानों द्वारा प्रदान की गई योग्यताएं, राज्य सरकारों के नियंत्रक निकाय, रेगुलेटरी बॉडी, नियंत्रक निकाय या संस्थान, नियंत्रक निकायों द्वारा
मान्यता प्राप्त होते हैं, नियंत्रक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। मान्यता प्राप्त होते हैं, फुल स्टॉप। अब इन योग्यताओं को दक्षता के आधार पर, इन योग्यताओं को दक्षता के आधार पर परिभाषित करके एनएसक्यूएफ के एक निश्चित स्तर, इन योग्यताओं को दक्षता के आधार पर परिभाषित करके एनएसक्यूएफ के एक निश्चित स्तर इन्हें प्रदान कर दिया जाता है। एनएसक्यूएफ का एक निश्चित स्तर इन्हें प्रदान कर दिया जाता है। फुल स्टॉप। इसके बाद इस योग्यता को राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर, नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर में भी अंकित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर में भी अंकित कर दिया जाता है। तो पूरा समय हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये जो 8-9 पॉइंट से पूरा अगर आप तो पूरा एनएसक्यूएफ का एक तरह से जीस्ट है, थीम है, क्यों एनएसक्यूएफ है। जैसा मैंने बताया कि एनएसक्यूएफ क्या क्या करता है, इसमें आरपीएल भी है, क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर भी है, एग्जिट पाथ भी है, और यानी वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन में एक जो मोबिलिटी हो सकती है वो भी इसमें दिखाया गया है, और फॉरेन में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी एनएसक्यूएफ लेवल कुछ हद तक दूर करता है। इंडिया में डिफरेंट क्वालिफिकेशंस है, उनका डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट नेम है, डिफरेंट कंटेंट्स है, उन सभी के साथ एक एनएसक्यूएफ लेवल अटैच कर दिया गया, तो एक यूनिफॉर्मिटी उनमें आ गई, तो ये भी जरूरी था। प्लस जिनके पास योग्यता दक्षता तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए आरपीएल आ गया। आरपीएल ये लास्ट वाला पॉइंट जो था कि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टेक्निकल कोर्सेज चलाए जाते हैं। कोई बात नहीं, आप कोर्स चलाइए, रेगुलेटरी बॉडी आपको उसको अप्रूव करेगी। जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको एनएसक्यूएफ के लेवल से अलाइन करे। जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे आपका हमारा रेगुलेटरी बॉडी एनसीवीटी है, अब हो गया, एनसीवीटी था अब एनसीवीटी हो गया। उसी तरह से जो एआईसीटी है, यूसीजी है, या फिर जो स्कूल के बोर्ड्स हैं, हायर सेकेंडरी बोर्ड है और दूसरे बोर्ड्स, बहुत से बोर्ड है, तो इन सब बोर्ड्स को रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं, यानी नियंत्रक निकाय कहते हैं। तो अगर कुछ कमी रहती है, आप जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अब वो कोर्स चल रहा है, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, तो उस कोर्स को एनएसक्यूएफ से अलाइन हो जाएगा, तो एक एनएसक्यूएफ का फिर वो नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर्स में भी इंडोर्स हो जाएगा। तो अभी तो पोर्टल पर, एनएसडीए के पोर्टल पर है, तो उस पोर्टल से जितने भी हैं, जहां भी हैं, जो भी है, उस पोर्टल से देख सकते हैं कि वो कैसे और क्या कोर्स है, करना है या नहीं, कह रहे ये कोर्स जो है मान्यता प्राप्त है या नहीं, वो सब आप पता कर सकते हैं। तो ये सब एनएसक्यूएफ की देन। ये इसका नीड था। अब हम आते हैं लेवल ऑफ एनएसक्यूएफ। The NSQF consists of 10 levels. Each level represent specific level of complexity, knowledge,
and skill required to be demonstrated to achieve the competency commensurate to specific level। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लिखना वो जब से आए तब से लिख ही रहे हैं, लिखना ही काम चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। पूछ रहा था कोई? चलिए अच्छा, तो ये लेवल ऑफ एनएसक्यूएफ क्या होता है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दिया। एनएसक्यूएफ कंसिस्ट ऑफ, और यार लिखने में मेरी गलतियां बहुत हो जाती है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। each level represents a specific level of complexity, knowledge and skill required to be demonstrated to achieve the competency commensurate specific NSQF। commensurate का मतलब सापेक्ष, उसके सापेक्ष। हिंदी में आप लिख ले इसको कि NSQF संपूर्ण NSQF में संपूर्ण 10 स्तर होता है। NSQF में संपूर्ण 10 स्तर होता है। प्रत्येक स्तर की अपनी जटिलता, ज्ञान और कौशल, का स्तर होता है। जिसे उस स्तर की दक्षता को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। तो ये 10 लेवल होते हैं। इसमें सिटी है, मतलब लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, कॉम्पिटेंसी, लर्निंग आउटकम, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, असेसमेंट क्राइटेरिया। हर लेवल का अपना अलग है। और कॉम्पिटेंसी प्राप्त किया है वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेट यानी आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, तो टेस्ट के बाद उसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अरे भाई इधर देखो ना यार, प्लीज सीधे बढ़ जाओ, क्या प्रॉब्लम है तो जाओ के आ जाओ, घूम के आ जाओ। अगर अच्छा नहीं लग रहा है क्लास में टहल आओ, कोई बात नहीं। कोई यहाँ बाध्यता नहीं है कि आप बीच में जाके चाय पी के आधा घंटा टहल के आप लीजिए। हो सकता है, मूड होता है कभी कभी, मूड जो ऑफ हो जाता है पढ़ने का, ह्यूमन भी, कोई बात नहीं। तो कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि 2 घंटे बैठ के पढ़ना भी मुश्किल होता है, मैं जब समझ सकता हूँ। बट मेरे लिए मुश्किल है यार, 2 घंटे बोलता हूँ मैं। ठीक है, मेरी तो 20 साल से आदत बनी है, तो कोई बात नहीं, वो चलता रहता। वो है ना छोटा जो गाय, वो किसान था, तो गाय का उसका बछड़ा हुआ, छोटा बछड़ा था, तो छोटे बछड़े को कंधे उठा के घूमता था छोटा बछड़ा। अब जैसे जैसे वो बछड़ा बढ़ता गया, घूमता रहा। 5 साल के बाद वो बछड़ा, क्योंकि बचपन से उसकी आदत पड़ गई थी, मतलब जो छोटा था तो उसकी आदत पड़, तो मेरी तो 20 साल से आदत हो गई है। 2 घंटे क्लास में खड़ा रहता हूँ, कोई बात नहीं। बट सबके लिए जरूरी नहीं है कि वो खड़े रहें। इसलिए प्लीज, अगर पानी पीना हो, चाय पीना हो, घूमना, या आप बोर हो रहे हो, झपकी आ रही हो, तभी 10 मिनट टहल के आ जाओ, कोई बात नहीं।
न तो छूट है। तो चलिए, तो किसी लेवल के सापेक्ष सब डिसाइड है कि उस लेवल का नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसीज क्या होगा और प्राप्त करना है, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। पहला लेवल सबसे सरल, हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल होता है और दीज लेवल्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। जैसा मैंने कहा कि ये सभी लेवल लर्निंग आउटकम के टर्म्स में, लर्निंग आउटकम का जो टर्म्स होता है ये 5 चीजों पर निर्भर करता है। जो लर्निंग आउटकम यानी एनएसक्यूएम में जो हम कंसीडर करते हैं वो 5 चीज कंसीडर करते हैं, यानी प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है किसी चीज को करने की, प्रक्रिया क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल इससे कहते हैं। कोर स्किल यानी कुछ विशेष योग्यता, ये व्यवसाय योग्यता के साथ साथ कुछ विशेष योग्यता किसी कार्य के लिए चाहिए। कोर से इसे बहुत अच्छा कह रहे हैं, कोर से ये सेक्टर डिसाइड हुए अलग अलग, बहुत सही कहा आपने। तो कोर से ये सेक्टर्स डिसाइड हुए हैं और इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनएसक्यूएफ से पहले ये कोर स्किल का नाम हमने भी नहीं सुना। ये 2013 आया, हाँ, तभी से ये कोर स्किल के साथ साथ एक वर्ड और कोर स्किल या कहीं कहीं से जेनरिक स्किल भी कहते हैं। जेनरिक दवाई भी आ गई है तो जेनरिक स्किल, तो कुछ जेनरिक स्किल ये 2014 से, मतलब से पहले ये शब्द नहीं सुना था, ये सब तो थे। ये 5 जो है ये लर्निंग आउटकम के पैरामीटर्स है किसी भी लेवल के लिए। तो पहला लेवल जो होता है बहुत सिंपल होता है। अब इन पूरे लेवल को 3 भागों में बांटा गया है, लोअर, मीडियम एंड हायर लेवल। मैंने बताया भी था आपको। चलिए, तो मीडियम लेवल वो होता है जैसे स्किल है, दक्षता है, आप काम कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट है, लेकिन हमेशा आप किसी न किसी सुपरवाइजर, किसी गाइडेंस की जरूरत होगी और किसी सुपरवाइजर के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे काम जहां व्यक्ति को क्वालिटी तो है, उसको नॉलेज तो है, स्किल तो है, बट फिर भी एक सुपरवाइजर की वहां जरूरत पड़ेगी और बिना सुपरवाइजर के वो काम नहीं शुरू होगा। तो जो किसी के सुपरविजन में काम करते हैं ये अप टू 3 लेवल तक है, ये 3 और 3 मतलब 4 से लेकर 6 लेवल तक या 7 लेवल तक आप कह लें। ये लेवल जो है इंडिपेंडेंट लेवल इसे बोलते हैं, या मीडियम लेवल है या इंडिपेंडेंट लेवल है। नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसी, इसमें सब डिप्लोमा, डिग्री और आपके पीएचडी लेवल भी इसी में आ जाते हैं, यानी मास्टर डिग्री तक के लेवल इसी में आते हैं। जो आप इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने में सक्षम हो और उनको वो अपने से सीखें और अपने से करें, गलती है तो उसको सुधार करें। और मैनेजर लेवल, प्लानिंग, इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, तो इस तरह की कुछ सुधार करें, कुछ नई चीज लाएं, नई व्यवस्था करें। तो वो हायर लेवल जो जर्नल्स जिनके होते हैं, पीएचडी का लेवल है या पीएचडी से ऊपर जो रिसर्च करते हैं, तो वो लेवल बनाया गया है। तो वो उनको काम नहीं करना, बट उनकी थिंकिंग लेवल हाई हो, क्रिएटिविटी उनकी हाई हो, वो कुछ करें, वो उनका काम और वो लेवल है। किसी भी कोर्स को कौन सा लेवल डिसाइड किया जाता है, दिया जाएगा कि ये पहला, दूसरा, तीसरा से लेके 10वां किस लेवल, यानी हर लेवल के लिए अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो कोर्सेज चलाते हैं। तो किसको कौन सा कोर्स दिया जाए वो डिसाइड होता है लेवल डिस्क्रिप्टर्स के द्वारा। अब इस लर्निंग आउट या प्रोफेशनल स्किल, अब आप देखें कंप्यूटर तो आजकल एलकेजी यूकेजी में भी पढ़ाया जाता है, एलकेजी से लेके आपको पीएचडी तक
आप चले जहां रिसर्च तक सब जगह कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। बट एलकेजी के लिए जो प्रोफेशनल, देन 9th या 10th या सीबीएसई लेवल के लिए जो चाहिए, फिर आईटीआई लेवल के लिए जो चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये लेवल बढ़ता जाएगा, नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, स्किल भी बढ़ता जाएगा, कोर स्किल भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, सब बढ़ता जाता है, सब बढ़ता जाता है वही कंप्यूटर के बढ़ते जाते हैं। कितने कोर्सेज देखिए, पीएचडी में जाके तो स्पेशलाइज हो जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कितने होते हैं, सैकड़ों अभी ब्रांचेज हो गई है कंप्यूटर से। तो वो लेवल बढ़ेगा, यानी डेप्थ ऑफ लेवल बढ़ेगा। और डिसाइड करना है कि वही कोर्स है, वही जनरेटर है, वही ट्रांसफार्मर, वही डायोड है, वही डायोड आपको आईटीआई में भी आपने पढ़े, यहां भी आप पढ़ेंगे, डिप्लोमा डिग्री में भी पढ़ेंगे, बट उसका लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल अलग अलग हो, और जिसे हम कहते हैं लेवल डिस्क्रिप्टर। तो इनके जैसे प्रोफेशनल स्किल में क्या होगा, स्किल में क्या होगा, इन सब में क्या होगा, क्या लेवल डिस्क्रिप्टर। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स ने 5 लेवल डिस्क्रिप्टर डिसाइड किया है, उसे हम कहते हैं, ये लर्निंग आउटकम के ऊपर ये लेवल डिस्क्रिप्टर डिसाइड किया है, यानी हर स्तर का ये विवरण करता, डिस्क्रिप्टर का मतलब विवरण करता, ये हर स्तर के विवरण को बताएगा कि ये जो क्वालिफिकेशन में जो जो आपको क्वालिटी, यानी जो स्किल का लेवल चाहिए, या फिर नॉलेज का लेवल चाहिए, जिम्मेदारी का लेवल चाहिए, प्रोसेस का लेवल चाहिए, तो वो 5 लेवल इसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि क्या होगा इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज, complexity and depth of knowledge, understanding। जैसा मैंने बताया सबके लिए अलग अलग नॉलेज है, बट नॉलेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ, यानी जटिलता और गहराई, जटिलता और उसकी अधिकता या गहनता आप कह सकते हैं, जटिलता और गहनता। ज्ञान है, अलग अलग लेवल के लिए उसकी जटिलता और अलग होती है। उसी तरह से रेंज, ये दूसरा डिस्क्रिप्टर होता है, रेंज ऑफ, रेंज एंड सोफिस्टिकेशन, इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल स्किल, रेंज एंड सोफिस्टिकेशन, ये सभी लेवल के लिए, और सभी जो 5 आपने लर्निंग आउटकम देखा उन सबके लिए है। तो रेंज एंड सोफिस्टिकेशन किस लेवल के लिए कितना चाहिए ये डिसाइड किए, ये पूरा एक्सपर्ट ने हर लेवल के लिए डिसाइड कर रहा है। 10 या 15 पॉइंट्स हैं, इसमें भी 10-15 पॉइंट्स होंगे कि ये नॉलेज चाहिए, लर्निंग आउटकम ये चाहिए, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इस लेवल का चाहिए, असेसमेंट क्राइटेरिया ये चाहिए, प्रोग्रेशन पाथ ये होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट क्वालिफिकेशन किस लेवल का, वो सब डिसाइड होता है। आप एनएसक्यूएफ में देखें, आप नेट पर सर्च करें, तो ये तो बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, बहुत डिटेल्स में ये होता है, तो वो होता है। तो तीसरा है इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंट and creativity required। इंटीग्रेशन यानी एकीकृत करना, एक जगह सबको जुटा दे, इतनी क्षमता है कि आप डिफरेंट काम को आप एक जगह, यानी एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करना। इंटीग्रेशन का मतलब है प्लानिंग की क्षमता आपकी,
एक जगह करना, तो एकीकृत करना इसको होता है एकीकृत। इंडिपेंडेंट यानी निर्भर, स्वयं पर निर्भर यानी आत्मनिर्भर आप कहें, स्वतंत्र रूप से आप काम कर सकते हैं कि नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब सृजनात्मकता, सृजन, आप कोई नई चीज सोच सकते हैं तो क्या लेवल उसका होगा। इसमें जैसे रेंज था, रेंज यानी परिधि या श्रेणी जिसे आप कर सकते हैं, श्रेणी। और सोफिस्टिकेशन यानी जटिलता, वही जटिलता आप कह सकते हैं इसको। जो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक स्किल और बुद्धिमत्ता की जो क्षमता है उस कहां कितना तक रिक्वायर है, किस लेवल के लिए। सोफिस्टिकेशन भी बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता जाएगा। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि तीसरे लेवल तक आपको किसी सुपरविजन में काम करना है, चौथे लेवल से फिर आप इंडिपेंडेंट सुपरवाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड। चौथा है डेप्थ ऑफ, इसको मिटा दो, डेप्थ ऑफ predictability of predictability and complexity मैनेजर या सीनियर लेवल्स का ये होता है। प्रेडिक्टिबिलिटी यानी पूर्वानुमान कर लेना, यार ऐसा हो सकता है। जो शेयर मार्केट में करते होंगे, देखिए कल शेयर मार्केट गिरेगा कि नहीं, वो शाम को या सुबह ही बताते हैं। कितने यूट्यूब चैनल्स आप देखें जो अगर शेयर मार्केट में कोई करता होगा तो उसे पता है। तो इसी तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट में क्या भविष्य में होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला, वो पूर्वानुमान करने की क्षमता। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेंट, जो आप विषय वस्तु बना रहे हैं वो कितना जटिल है, कितना सरल है, विषय वस्तु की जटिलता और प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान, ये तो क्षमता हो जाती है। और लास्ट है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें है आपका लर्निंग आउटपुट में या रोल्स रिलेटेड टू colleagues और फेलो वर्कर। है अपने साथियों के साथ यानी सहपाठियों या सहयोगियों के साथ, और जो आपके साथ अधीनस्थ कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ भूमिका। तो ये 5 होते हैं, इसे हम कहते हैं लेवल डिस्क्रिप्टर। जो ऊपर आपने लर्निंग आउटकम 5 देखा, सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। वहां जो आप पहला है प्रोसेस, तो प्रोसेस हुआ, अब उस लर्निंग आउटकम में कितना नॉलेज की जरूरत है, कितना स्किल की जरूरत है, कितना इंडिपेंडेंसी या क्रिएटिविटी की जरूरत है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेंट क्या होगा, यानी ये सभी स्तर के लिए इसे कहते हैं लेवल डिस्क्रिप्टर्स। इसे कहते हैं लेवल डिस्क्रिप्टर्स, यानी ये स्तर विवरण करता, ये हर स्तर को बताता है, क्लियरली डिफाइंड है, 10, 15, 20 पॉइंट्स है। कोई भी क्वालिफिकेशंस है, जब वहां पहुंचती है तो उसको ये इसी लेवल मैप किया जाता है कि भाई जो आपने ड्यूरेशन बताया है किसी कोर्स का, जो आपने समय बताया है, जो आपने कंटेंट डिसाइड किया है, लर्निंग आउटकम जो आपने डिसाइड किया है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो आपने डिसाइड किया है, प्रोफेशनल स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज जो डिसाइड किया है वो, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं
इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं या किसी के सुपरविजन में काम करेंगे। ये सब जो आपने डिसाइड किया, प्रोफेशन पाथ क्या है, आरपीएल की क्या सुविधा है, एंट्री और एग्जिट लेवल क्या है, ये जो भी आपने डिसाइड किया है वह जब आप एनएस देते हैं, यानी जो वहां आपका जब अप्रूव होता है एनएसक्यूएफ लेवल, तो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन जैसा भी आपने बनाया है वो उसको पहले कहते हैं कि आप एनएसक्यूएफ के फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे आपका कोई आईटीआई की क्वालिफिकेशन आजकल है या सीटीएस की जितने भी क्वालिफिकेशंस है, कलकत्ता करता है, हमारा जो इंस्टीट्यूट कलकत्ता में है तो वो करता है, सीएसट्राई कलकत्ता है, तो सीएसट्राई कलकत्ता उसको उसी फॉर्मेट में वो बनाता है। पुराने जितने भी क्वालिफिकेशन थे, कह दिया गया था कि 2020 के बाद पुराने कंटेंट्स या पुराने सिलेबस से कोई भी कोर्स नहीं चलेगा। हालांकि फिर बाद में 22 तक उसको बढ़ा दिया था, कोरोना आ गया। सभी जो पुरानी क्वालिफिकेशन थी उसको मॉडिफाई करना था एनएसक्यूएफ के पैटर्न में। एनएसक्यूएफ का लेवल क्या है, ये सब बनाते रहो, उसके सब बना रहे थे। जब ये वहां जाता है, आप क्वालिफिकेशन फाइल होती है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और आप ये मीटिंग करते हैं, वो सब अलग है। वहां वो सब फाइनल करके जब आप भेजते हैं तो वहां की मीटिंग बैठती है, तो वो फिर अब इस लेवल डिस्क्रिप्टर्स के कितने पॉइंट्स मैच हो गए। अगर 70% या उससे मैच हो रहे हैं तो उस क्वालिफिकेशन को वो लेवल दे दिया जाता है, और 70% से कम मैच हुए तो या तो वो लोअर लेवल में जाएगा, या अगर आप एग्री नहीं है लोअर लेवल चेंज करिए। अगर आप एग्री है कि ठीक है 5 नहीं 4 में भी हम 4 लेवल में कोर्स चला लेंगे तो ठीक है, चौथे लेवल में जाएगा। लेकिन अगर आप 5वें में चाहते हैं, मैच नहीं हुआ, मैप्ड नहीं हुआ, इसके लिए आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा। लर्निंग आउट में ये चेंज होगा, एग्जिट और एंट्री लेवल में ये होगा, बताते हो, पूरा डिटेल्स आता है आपको, तो वो पूरा डिटेल्स बता देते हैं कि ये चेंजेस आप कर दें, और जब ये चेंजेस हो जाएगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये लेवल डिस्क्रिप्टर्स हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ 100% तो नहीं मैच करेगा, बट 70% भी अगर मैच करता है तो, लेकिन ये वाले में जाएगा या फिर वो रिजेक्ट होगा यानी फिर से आप उसे इंप्रूव करके ले आएंगे। तो ये इसका प्रोसेस होता है। जब वहां पे ये क्वालिफिकेशंस आती है, जितने भी क्वालिफिकेशंस जहां भी बनती है एनएसडीए को जाता है। एनएसडीए को एथराइज किया गया है, यानी एक एंकर बॉडी आप कहें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक डायरेक्टरेट है। जैसे डीजीटी है वैसे एनएसडीए है। एनएसडीए इज एथराइज्ड टू एंकर एंड ऑपरेशनलाइज द एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ को एंकर भी करना है, और उसको कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं, तो उसके लिए उनका पहला पॉइंट क्या होता है कि ये कंसल्टेटिव हेडिंग नहीं है, वर्कशॉप इसकी हेडिंग होगी। अब आपने को ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाता है, यानी किसी भी क्वालिफिकेशन को कोई लेवल कैसे दिया जाता है। तो एक वर्कशॉप जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं या जो भी सेक्टर स्किल काउंसिल है, एनएसडीए है या डीजीटी है या दूसरी मिनिस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्किल डेवलपमेंट मिशन है, सभी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप होता है। पहले तो बहुत धीरे धीरे कम हो गया है, नहीं तो फिर हम लोग भी जाते थे ट्रेनिंग में कि
कितने वर्कशॉप हम लोगों ने भी अटेंड किया था उस समय 13-14 में शुरू में हुआ था। जैसे कोर स्किल, जनरल स्किल, ये सब नास है, क्वालिफिकेशन पैक्स हैं, तो ये सब नए नए टर्म मिलते थे, यार ये क्या है। ये जो है वर्कशॉप, यानी एक सबको सलाह देने के लिए एक कार्यशाला कि कैसे आप एनएसक्यूएफ अलाइन करने के लिए क्या विधि है और कैसे आप करेंगे। और इसके बाद दूसरा काम इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ एनएसक्यूसी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। एक कमेटी का गठन होता है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। एक समिति बनाई जाती है जिसमें जैसे जो ट्रेड है, जिस सेक्टर का ट्रेड है, जैसे टेक्सटाइल का है तो गारमेंट सेक्टर से कोई लिया जाएगा, ब्यूटी एंड वेलनेस का है तो उस ट्रेड का जो एक्सपर्ट्स होगा उसको बुलाया जाए। तो 3 तो स्टेट के, डीजीटी के या और जो बॉडी है 4-5 मेंबर तो फिक्स होते हैं, बट अलग जो 4-5 मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग एक्सपर्ट कमेटी, 10 मेंबर इसमें होते हैं टोटल, तो 10 या 12 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 तो होते ही। वो इस कमेटी में रहते हैं, नेशनल स्किल, और वो कमेटी को देखते हैं। अब तीसरा क्या होता है, फिलिंग ऑफ क्वालिफिकेशन फाइल। एक फाइल होती है जिसे हम योग्यता फाइल कहते हैं, जिसको भी अपना एनएसक्यूएफ क्वालिफिकेशन को एनएसक्यूएफ अलाइन कराना होता है, उस फाइल को, पूरा इतनी मोटी फाइल है, उसमें सब गाइडलाइंस बनी रहती है कि लर्निंग आउटकम कैसे डिसाइड करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, सब है। अब आप जो कोर्स बना के लाए हैं उस फाइल भर के देना होगा, फॉर्मेट से अलग है तो वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस क्वालिफिकेशन फाइल में, ये क्वालिफिकेशन फाइल कौन भरेगा, या वो एसएससी या वो टीपी या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जिसको क्वालिफिकेशन अप्रूव कराना है, तो क्वालिफिकेशन फाइल उसको वो भरना हो। चौथा है सबमिटिंग द फाइल। सबमिटिंग द फाइल टू एनएसडीए। अब एनएसडीए में फाइल सबमिट हो जाती है। एनएसडीए क्या करता है, वैलिडेशन ऑफ द फाइल, सबमिटिंग द फाइल टू एनएसडीए। ये फाइल भरने के बाद एनएसडीए में सबमिट होती है। एनएसडीए वैलिडेट यानी उसका सत्यापन करता है, उसका निरीक्षण, एनालाइज एंड वैलिडेशन ऑफ फाइल। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अनुसार आपने भरा देखेगी, लेकिन जो फॉर्मेट बनाया गया है, सिलेबस कोई भी नेट पर खोल लीजिए तो सिलेबस में जहां से शुरू होगा, इनिशियल जनरल डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद लर्निंग आउटकम है, उसके बाद एंट्री क्वालिफिकेशन, इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन, फिर पाथ ऑफ प्रोग्रेशन, देन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो ये जो है ये बिल्कुल सीक्वेंस डिसाइड है। तो जितने भी कोर्सेज चाहे 1 साल के हों, 2 साल के हों, 6 महीने के हों, जो भी कोर्सेज एनएसक्यूएफ पे लाइन होंगे उसका सीक्वेंस वही रहेगा, वो सीक्वेंस नहीं चेंज होगा। तो उस सीक्वेंस में आपने अपना फाइल भरा है कि नहीं, ये एनएसक्यूएफ देखता है, और अगर उस फाइल में नहीं है तो फिर वो कमेंट के साथ वापस कर देगा कि भाई ये कमियां है, आपने ये नहीं, प्रोग्रेशन पाथ आपने प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया है, एंट्री या एग्जिट लेवल आपको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, आरपीएल को आपने नहीं किया है, यहाँ ये मॉड्यूलर पैटर्न में होना चाहिए कॉम्पिटेंसी, वो मॉड्यूलर पैटर्न कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो वो जो भी कमियां है उसको डिसाइड करते हैं, और अगर सही पाया गया देन
अगला पॉइंट होगा 5वां या 6वां जो भी है, सबमिटिंग द फाइल टू एनएसक्यूसी। अब ये फाइल एनएसक्यूसी को सबमिट किया जाता है। एनएसडीए उस फाइल, उस कमेटी, एनएसडीए तो टोटली एनएसडीए के इंप्लाइज होते हैं, लेकिन इस फाइल में डीजीटी के भी होते हैं, स्टेट के भी होते हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी होते हैं, कुछ ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें होते हैं, और कुछ एक्सपर्ट उस स्पेसिफिक ट्रेड के होते हैं जिस सिलेबस को अलाइन करना होता है। तो ये इतने सभी एक्सपर्ट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। अब ये कमेटी में जाता है, कमेटी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस क्वालिफिकेशन को उस लेवल डिस्क्रिप्टर के अगेंस्ट में मैप, और लेवल डिस्क्रिप्टर अगेंस्ट मैप करने के बाद उन्हें लगता है कि इस लेवल का 70% कंटेंट्स मैच ठीक है, तो वो उसको लेवल दे देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि मैच नहीं करेगा तो लोअर लेवल में जाते हैं। इंस्टीट्यूट या संस्थान से पूछा जाता है कि भाई आप एग्री हैं, आप नहीं एग्री हैं तो फिर इसको चेंज करके लाइए, और जब एग्री हो जाते हैं देन aligning the qualification for specific level। सब कुछ सही है तो ठीक है भाई, आपका क्वालिफिकेशन इस लेवल के लिए, आपका क्वालिफिकेशन। अच्छा, जब ये क्वालिफिकेशन अलाइन हो, रिकमेंड, यही कमेटी जो है रिकमेंड करती है, और सीईओ रिकमेंड इंटरिम इन नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर। रिकमेंड करती है कि इस क्वालिफिकेशन को नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर में, अब तो पोर्टल है तो पोर्टल में उसको अपलोड कर दिया जाए, उसे इंटर कर दिया जाए। नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर पोर्टल बन गया है। तो रिकमेंड्स, ये उसका संस्तुति करती है, रिकमेंड्स फॉर इंटरिंग द क्वालिफिकेशन टू द नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। The recruitment rule अकॉर्डिंग। अब वो, क्योंकि यह क्वालिफिकेशन कहां कहां पर जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, रेलवे में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, इंडस्ट्री, तो अभी अलाइन हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए। यानी इस क्वालिफिकेशन को अगर कोई कर लेता है तो कहां कहां पर वो, और फिर ये जहां जहां वो संस्थाएं हैं सबको 100, 150, 200 इसमें बॉडीज होती है, सबको लेटर भेजा जाता है, सबको ये कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये क्वालिफिकेशन आप एनएसक्यूएफ अलाइंड हो गया है, ये इसका लेवल है, इक्विवेलेंट टू दिस है। तो आपके यहाँ जो ये जितने जैसे भर्ती बोर्ड है, रेलवे भर्ती बोर्ड, दूसरे भर्ती बोर्ड और जितने भी बोर्ड्स हैं, तो सबको ये आजकल ऑनलाइन है। तो पहले भी स्पीड पोस्ट से भेजे जाते थे, जब एनसीवीटी में हम करते थे तो 150, 200 लेटर्स भेजे जाते थे, बहुत बड़ा काम होता था ये, बट अभी तो ऑनलाइन सब कुछ है। तो ये उनको रिक्रूटमेंट रूल अमेंड करके उनको बताया जाता है कि भाई आप भी अपना रूल अमेंड्स कर लें, अब इस जॉब के लिए या इस पोस्ट के लिए यह भी क्वालिफिकेशन वैलिड है। ये जिसका क्वालिफिकेशन होगा आपको उसको देना, मतलब कंसीडर करना है, देना नहीं तो अलग बात है, बट जॉब के लिए कंसीडर करना है। हाँ, नहीं तो हम कह दें कि जॉब देना है, कल वो बोलेगा कि आपने कहा था जॉब देना है, तो जॉब देना नहीं है, उसके लिए कंसीडर करना है, ये एप्लीकेबल। चलिए आज यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।
कल आज तो मैं सोचा कल या कल